वन मैं रेखा घोष आज हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार की कक्षा लेने जा रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि भाषा का मूल आधार ध्वनि है। ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं और ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य आओ पौधे लगाएं। यह एक वाक्य है जो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। जैसे आओ में देखिए, आओ शब्द में देखिए आ धन ओ, पौधे में बराबर होता है प धन ओ धन ध धन ए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन ध्वनियों के और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि भाषा की वह लिखित मूल ध्वनि जिनके खंड ना हो वर्ण कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगला देखिए, मानक हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर एवं व्यंजन, इसमें अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक हैं। ये स्वर नहीं हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। व्यंजन में देखिए पंचम वर्ग, इसमें देखिए क वर्ग से लेके प वर्ग तक ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद य र ल व अंतस्थ, श श स ह ऊष्म। उसी प्रकार संयुक्त और आगत ध्वनियाँ हैं। अब वर्णों के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है और उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है, इन वर्णों को स्वर कहते हैं। अ से लेके औ तक हिंदी में 11 स्वर हैं। उसके बाद स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। भेद और प्रकार क्या होते हैं? समान होते हैं, उसका अर्थ समान होता है। पहला है क ह्रस्व, ख दीर्घ स्वर और ग प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी 1 मात्रा का समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ से लेकर री तक ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना यानी 2 मात्रा का समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ से लेके औ तक ये 7 दीर्घ स्वर है। अप्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है, इन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण सामान्यतः नहीं होता, किंतु दूर से पुकारने और गाने में इनका प्रयोग होता है। जैसे ओम, अगला है राम। तो इस प्रकार हम इसे सुन सकते हैं। अब स्वरों की मात्राएं। व्यंजनों के साथ जब स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर अपने विशेष चिन्हों के रूप में उनके साथ जुड़ते हैं। इन्हीं विशेष चिन्हों को स्वर की मात्रा कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी। अनुस्वार मूलतः 5 व्यंजन वर्णों का प्रतीक चिन्ह है। यह वर्णमाला के 5 वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है। अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले हलंत के रूप में आने पर पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है। इसके उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, जैसे गंगा, ठंडा, खंभा आदि। अनुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में वायु नाक एवं मुख दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहाँ, चांद, आंगन आदि। यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा
चिन्ह ना हो तो चंद्र बिंदु का, यदि मात्रा चिन्ह हो तो केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल लेखन में होता है, उच्चारण में अनुनासिक ही होता है, जैसे वहाँ और वहीं। विसर्ग, इसका उच्चारण बहुत कुछ ह की भांति होता है। इसे दो बिंदु लगाकर लिखा जाता है, जैसे कि प्रातः, अतः, पुनः आदि। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर संस्कृत के शब्दों में होता है। अब देखिए व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं ना कहीं रुककर बाहर निकलती, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजनों को लिखा तो जा सकता है किंतु उच्चारण नहीं किया जा सकता है, जैसे क, त, म आदि। व्यंजन के भेद। व्यंजनों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के 2 अंग परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों एवं वर्णों के व्यंजनों के बीच का होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, है ना, गर्मी उत्पन्न होना या कोई चीज़ गर्म हो जाना। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा अत्यधिक रगड़ खाने के कारण ऊष्म मतलब गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब हिंदी में अनेक संयुक्त व्यंजन बनते हैं, किंतु वर्णमाला में इन 4 संयुक्त व्यंजनों को ही स्थान दिया गया है, श, त्र, ज्ञ और श्र। इसका कारण यह है कि इनमें 2 व्यंजनों के मेल से इनका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। अब देखिए द्वित्व व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का अपने समान मतलब समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है, चम्मच, लड्डू, बच्चा, गन्ना। संयुक्ताक्षर या व्यंजन गुच्छ, जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन से संयुक्त होता है तो उसे संयुक्ताक्षर या व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे प्रयत्न, रक्त, मक्खी, पत्थर आदि। इन्हें 3 रूपों में लिखा जाता है, खड़ी पाई हटाकर, घुंडी हटाकर और हलन के रूप में। अब र के संयुक्त रूप, यहाँ पे र के विभिन्न स्थिति दिखाई गई हैं, जिसे समझ लेना आवश्यक है। पहले र स्वर रहित र होता है तो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे पर्वत हो गया, धर्म हो गया, कर्म, वर्षा, तो रेफ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। अब ख में देखिए, र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे पाई में टेढ़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है, जैसे प्रसन्न, चक्र, क्रम, चंद्र आदि। उसके बाद देखिए ग, नीचे से गोल तली वाले वर्ग ट, ठ, ड, ढ यदि स्वर रहित हो तो उसके बाद र को इस रूप में लिखा जा सकता, जैसे कि ट्रक में लिखा हुआ है ड्रम, राष्ट्र, ट्रेन आदि में। अब घ में देखिए स्वर रहित श के साथ र संयुक्त होने पर श्र हो जाता है, जैसे श्र, श्रम, परिश्रम, श्रमिक, आश्रम आदि। अगला है नुक्ता। फारसी से आए कुछ शब्दों में कुछ ध्वनियों के नीचे एक बिंदी लगती है, जिसे क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। नुक्ता इन 5 अक्षरों के नीचे लगता है, क, ख, ग, ज और फ। हिंदी में ज और फ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे शब्द के उच्चारण और अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे सजा, सजा।
फन, फन। तो कहने पर और इसके अर्थ में, उच्चारण और अर्थ में दोनों ही तरह से इसके अर्थ में अंतर आ जाता है। उच्चारण में अर्थ दोनों ही प्रकार से अंतर आ जाता है। अब वर्ण विच्छेद देख लीजिए। किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद या ध्वनि विश्लेषण करना कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि कमल, भारत, हिंदी भाषा, सूरज, दैनिक, गुलाब, वृक्ष, प्रकृति, मोहक, विज्ञान, चांद, क्यारी, ड्रामा, पुस्तक, पत्र, ठंडक, स्पर्श, शंख, आश्रम। इस प्रकार वर्ण विच्छेद को यहीं, या वर्ण विचार को मैं यहीं समाप्त करती हूँ।